हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल CSE मास्टर। आज के वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। थ्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए देखते हैं थ्रेसिंग क्या होता है। अभी तक हमने जाना है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में कि ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में डालते हैं। और ये काम कैसे होता है? तो इन द फॉर्म ऑफ पेजेस होता है। प्रोसेसेस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ पेजेस में बांट दिया जाता है और सारे प्रोसेसेस के एक एक या दो या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को मेन मेमोरी में डाल दिया जाता है। और इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस मेन मेमोरी में चले जाते हैं और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हम लोग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग करना क्यों चाहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। वाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग शुड बी मैक्सिमम और वाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग शुड मैक्सिमम, ये हम लोग समझ लेते हैं और तब समझेंगे कि थ्रेसिंग क्यों होता है। ओके, तो देखो ये हमारा CPU है, CPU हमारा है, ये हमारा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। सपोज करो मेन मेमोरी में एक ही प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम CPU अलॉट कर देगा, ये CPU में जाएगा, एग्जीक्यूट होकर के टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेन मेमोरी में कोई प्रोसेस नहीं है, तो P1 आया, टर्मिनेट हो गया, उसके बाद CPU खाली हो गया, मतलब CPU बैठ गया। तो इसको कहते हैं हम लोग आइडल स्टेट। ठीक, आइडल स्टेट मतलब ये आइडल स्टेट में चला गया, अब CPU काम नहीं कर रहा है। तो CPU काम नहीं कर रहा है, हमारा कंप्यूटर बैठ गया है, तो ये तो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम लोग मेन मेमोरी में इसलिए डालते हैं ताकि एक कोई प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए चला जाए तो उस टाइम CPU को वेट नहीं करना पड़े, CPU बैठे नहीं खाली। हम चाहते हैं कि CPU हमेशा जब तक कंप्यूटर ऑन है CPU हमेशा रन करता रहे, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करता रहे ताकि CPU बिजी रहे और कंप्यूटर का परफॉर्मेंस अच्छा बना रहे। तो P1 प्रोसेस गया, टर्मिनेट हो गया, P2 प्रोसेस गया, P2 प्रोसेस कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने लगा, तब तक CPU खाली हो गया और जब ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रहा है तो P3 प्रोसेस CPU में चला गया, मतलब CPU बिजी रह रहा है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम लोग मेन मेमोरी में डालेंगे तभी तो CPU बिजी रहेगा हमेशा, CPU कभी आइडल स्टेट में नहीं जाएगा। तो CPU का परफॉर्मेंस अच्छा हो, CPU का यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर का जो मल्टी प्रोग्रामिंग है डिग्री ये इंक्रीज रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर हम लोग प्रोसेसेस के नंबर ऑफ प्रोसेसेस हम लोग CPU मेन मेमोरी में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि क्यों मल्टी प्रोग्रामिंग ज़रूरत है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग तो हमने बढ़ा दिया, जैसे जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग हम लोग अपने कंप्यूटर का बढ़ाते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, वैसे वैसे CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, यूटिलाइजेशन। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाने से CPU का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है। लेकिन एक ऐसा भी स्टेट आता है, एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पर CPU का यूटिलाइजेशन ड्रेस्टिकली नाटकीय रूप से कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। तो सपोज करो हमने कोई CPU में प्रोसेस को डाला, अभी आपको एग्जांपल हम एक बताएंगे। कोई सपोज करो ये हमारा CPU है, ठीक है, ये CPU है और हमारे पास कुछ प्रोसेस है। ठीक, ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है। ठीक है, P1 जो है ये 2 MB का है, ये 5 MB का है। हम ऐसे ही एग्जांपल के लिए आपको ले रहे हैं। 4 MB का है, ऐसे ही ये 3 MB का है, ये 2 MB का है, ये 2 MB का है। ठीक है, P1 के टोटल 10 पेज हैं। कितने पेज हैं? 10 पेज। इसके 20 पेज हैं, इसके 15 पेज हैं, सबके कुछ ना कुछ पेजेज हैं। ठीक है, 16 पेज है, 14 पेज है, 13 पेज है। ठीक है, तो इन सभी पेजेज को मेन मेमोरी अलोकेट किया जाएगा। ये हमारा मेन मेमोरी का ब्लॉक है जो कि हमने आपको बताया है। कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा, बाकी डेटा और प्रोग्राम के लिए रहेगा। तो सपोज करो P1 का 2 पेज आया, P1 का 2 पेज आया, P11 और P12, और P1 के टोटल 10 पेज है। ओके, ऐसे ही P2 का
2 पेज आया, P21 और P22, P3 का 1 पेज आया, P31, P4 का 1 पेज आया, P41, P5 का 1 पेज आया, P6 का 2 पेज आ गया हमने मान लिया, ठीक है। इतने सारे पेजेस मेन मेमोरी ब्लॉक में एलोकेट कर दिए गए। अब सपोज करो यहाँ तो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को लिया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को लिया। अगर मेन मेमोरी ब्लॉक हमारा जो है ये 18 MB का है, ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं। तो P1 प्रोसेस आया, CPU में गया, और CPU में P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए P2 प्रोसेस की भी आवश्यकता है। तो P2 प्रोसेस को कॉल किया जाएगा और ये CPU में चला जाएगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा। अब जो P1 प्रोसेस है उसका सेकेंड पेज चला गया। अब CPU कह रहा है कि सेकेंड पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें P1 प्रोसेस के थर्ड पेज की भी आवश्यकता है। तो यहाँ देखो P1 प्रोसेस का थर्ड पेज है क्या? थर्ड पेज नहीं है। तो CPU क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा। क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा। और हमने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, तो प्रोसेस के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डालने के प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो CPU के पास P11 आया और P12 आया, ओके। तो P12 को एग्जीक्यूट करने के लिए CPU को रिक्वायरमेंट है P13 का, मतलब प्रोसेस 1 के थर्ड पेज का रिक्वायरमेंट है। तो P12 को वेट ब्लॉक में डाल दिया जाएगा कि जाओ बाबू तुम वेट करो, और P13 प्रोसेस को CPU रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये रिक्वेस्ट करेगा। और ये कहाँ पर है? P13 प्रोसेस मतलब P1 प्रोसेस का थर्ड पेज मेन मेमोरी में तो नहीं है, वो कहाँ पे है? वो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी उतना फास्ट नहीं होता है। CPU सबसे पहले क्या करेगा? CPU मेन मेमोरी में रिक्वेस्ट करेगा और खोजेगा कि क्या P1 प्रोसेस का थर्ड पेज है। थर्ड पेज अनअवेलेबल होगा तो P12 को मतलब सेकेंड पेज को वेट ब्लॉक में डाल देगा और यहाँ से एक इंटरप्ट जनरेट होगा। इंटरप्ट हमने आपको बताया है क्या होता है। जब CPU एग्जीक्यूट करते रहता है किसी प्रोसेस को, उस टाइम किसी दूसरे चीज़ का रिक्वेस्ट आता है, किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का रिक्वेस्ट आता है। तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आएगा कि प्रोसेस 1 के थर्ड पेज को बुलाओ, ठीक है। तो CPU कहाँ बिजी हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी से P1 प्रोसेस के थर्ड पेज को कॉल करने में बिजी हो जाएगा। ऐसे ही जब थर्ड पेज आएगा, थर्ड पेज को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड पेज के एग्जीक्यूशन में उसको फोर्थ पेज का अगर रिक्वायरमेंट होगा तो फिर वो फोर्थ पेज को, थर्ड पेज को वेट ब्लॉक में डाल देगा और फोर्थ पेज को रिक्वेस्ट करेगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। तो CPU लगभग सभी प्रोसेस, देखो सभी प्रोसेसेस के पेज ज़्यादा हैं, 10, 20, 15, 16, 14 ऐसे हैं, लेकिन हमारे मेन मेमोरी में सभी प्रोसेसेस के 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज ही अवेलेबल हैं। तो सभी प्रोसेसेस में इस तरह की चीज़ें होंगी। CPU सभी प्रोसेसेस को जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको कोई ना कोई पेज की रिक्वायरमेंट होगी जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगा और उसको सेकेंडरी मेमोरी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो CPU को जहाँ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना था, अब CPU बिजी हो गया किसमें? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बिजी हो गया तो CPU का यूटिलाइजेशन क्या हुआ? कम हो गया, CPU का परफॉर्मेंस खराब हो गया। इसी चीज़ को हम कहते हैं थ्रैशिंग, ओके। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, द ड्रास्टिक डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस of CPU utilization when certain number of process in the form of pages allocated in main memory for execution is known as thrashing. Thrashing एक ऐसा ड्रास्टिक डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ CPU है जो कि कब क्रिएट होता है? उस टाइम क्रिएट होता है जब बहुत सारे प्रोसेसेस अपने लेस नंबर ऑफ पेजेज के साथ मेन मेमोरी में लोड होते हैं और वो CPU के पास एग्जीक्यूट होने जाते हैं। अब देखो CPU यूटिलाइजेशन जो है इंक्रीज करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग से। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ाया तो CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इतना हो जाएगा कि उसके बाद CPU का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली डिक्रीज करने लगेगा, CPU का परफॉर्मेंस गिरने लगेगा, ठीक है। CPU का यूटिलाइजेशन गिरने लगेगा, घटने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ हमने बताया, CPU बिजी हो जाएगा, जो रिमेनिंग पेज है, जो रिक्वायर्ड पेज है उसको कॉल करने में, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है पेज फॉल्ट का, ठीक है। पेज फॉल्ट एक ऐसा सिचुएशन है जिस टाइम
CPU को किसी पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी दूसरे पेज की आवश्यकता होती है, और जब वो मेन मेमोरी में उस पेज को खोजता है तो वो पेज मेन मेमोरी में अनअवेलेबल होता है, अवेलेबल नहीं होता है। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं पेज फॉल्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पेज फॉल्ट कहते हैं। तो ये पेज फॉल्ट लगभग सभी प्रोसेसेस के लिए क्रिएट होगा, और CPU सभी पेज फॉल्ट को ठीक करने में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बिजी हो जाएगा और प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। दिस इज अ थ्रैशिंग। ओके, मैक्सिमम प्रोसेसेस अलोकेटेड इन द मेमोरी ओनली व्हेन लेस पेजेस ऑफ ईच प्रोसेस आर गिवन इन द मेन मेमोरी फ्रेम। जो हमने समझाया उसी को हमने लिखा है कि मेन मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को हम लोग कब डाल सकते हैं, जब प्रोसेसेस के कंप्लीट पेजेस को हम नहीं डालें मेन मेमोरी में, तभी होगा। ठीक है, 10 प्रोसेस है, 10 प्रोसेस को हम लोग मेन मेमोरी में नहीं डाल सकते हैं, लेकिन 10 प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे और उसके एक एक हिस्से को डालें, तब तो 10 प्रोसेस हम डाल सकते हैं। लेकिन 10 प्रोसेस अपने कंप्लीट पेज के साथ तो नहीं मेन मेमोरी में जा पाएंगे। तो मैक्सिमम प्रोसेस हम लोग मेन मेमोरी में तभी डाल सकते हैं जब प्रोसेसेस को लेस नंबर ऑफ पेजेज में डाला जाए। अब जब ये प्रोसेस CPU के लिए एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तो CPU किसी और दूसरे पेज को मांगता है कि भाई ये जो आपका पेज है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसका प्रोग्रामिंग तो इसमें है, इसमें इनपुट आउटपुट तो है, इसमें प्रिंट ऑपरेशन तो है, लेकिन किस डेटा को प्रिंट करना है वो आपके दूसरे पेज में है। तो वो वाला पेज आप लेकर के आइएगा तब तो हम डेटा लेंगे और प्रिंट करेंगे। तो वो वाला पेज तो मेन मेमोरी में है नहीं, वो वाला पेज तो सेकेंडरी मेमोरी में है। तो सेकेंडरी मेमोरी को बुलाया जाएगा मेन मेमोरी में, और ये सब कैसे होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग से होगा। तो यहीं पे हमने पेज फॉल्ट लिखा है, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड पेज इन मेन मेमोरी। जो CPU को पेज की आवश्यकता है वो पेज जब मेन मेमोरी में अनअवेलेबल होता है, उस सिचुएशन को हम पेज फॉल्ट कहते हैं। अब देखो यहाँ हमने पॉइंट लिखा है, फॉर द रिक्वायर्ड पेज CPU गेट बिजी इन द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो भी हमारा रिक्वायर्ड पेज है CPU कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में बिजी हो जाता है, कॉलिंग द डिमांडेड पेज फॉर द करेंट प्रोसेस। करेंट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए पेज का डिमांड करता है जो कि मेन मेमोरी में नहीं है। पेज फॉल्ट अकर फॉर अप्रॉक्सीमेटली ऑल द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी बिकॉज ऑल द प्रोसेस आर अवेलेबल विथ लेस पेजेज। सारे प्रोसेसेस के साथ पेज फॉल्ट होगा क्योंकि सारे प्रोसेसेस कम पेजेज के साथ लोड हुए हैं, और किसी ना किसी पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई दूसरा पेज चाहिए जो कि मेन मेमोरी में नहीं है। वो कहाँ है, सेकेंडरी मेमोरी में, और CPU मेमोरी में से ही प्रोग्राम या प्रोसेस या डेटा को लेता है, एक्सचेंज करता है। दिस कंडीशन इज नोन एज थ्रैशिंग। इस कंडीशन को हम लोग थ्रैशिंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो एक ग्राफ अभी मैं बताने जा रहा हूँ, थ्रैशिंग का है ये। एक्स एक्सिस पे हम लोग डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रखते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और वाई एक्सिस पे हम लोग CPU यूटिलाइजेशन रखते हैं, यूटिलाइजेशन रखते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ देखो जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाते हैं वैसे वैसे CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ता है। ओके, हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज किया, CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हुआ। कुछ टाइम तक CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन एट सर्टेन इंस्टेंट जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज होगा एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे CPU यूटिलाइजेशन डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, मतलब सपोज करो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, 30 है, 40 है। ठीक है, तो जब हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को 5 किया तो CPU यूटिलाइजेशन कुछ इतना हो जाता है। ओके, हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को 10 किया और इंक्रीज किया तो CPU यूटिलाइजेशन कुछ इतना हो जाता है। हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को 15 किया तो CPU यूटिलाइजेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। हमने डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को 20 किया तो CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन जैसे 20 से ज़्यादा हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बाद हमारा जो CPU का यूटिलाइजेशन है ये डिक्रीज करने लग रहा है। ठीक है,
25 हमने किया तो CPU अब क्या कर रहा है, ऐसे प्रोसेसेस CPU को मिल रहा है जिसका कि कंप्लीट पेज है नहीं, वैसा पेज है नहीं जो कि एग्जीक्यूट करना है, जिसका रिक्वायरमेंट है करेंट प्रोसेस करेंट पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो CPU बिजी हो गया कहाँ पर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, पेज फॉल्ट क्रिएट होगा। ऐसे ही जब हमने 30 किया तो CPU यूटिलाइजेशन और कम हो गया। ऐसे ही जब 40 हमने किया तो पूरा CPU यूटिलाइजेशन 0 हो गया। CPU पूरी तरह से बिजी हो गया है किस चीज़ में, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, क्योंकि बहुत सारे पेज फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ये है थ्रेशिंग का ग्राफ। ओके, तो कुछ इस तरह का थ्रेशिंग होता है। आपको कोई प्रॉब्लम है हमें कमेंट में बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप आपका है, उसमें आप हमें भेजिएगा, हम उसको जरूर आंसर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कैसा है वीडियो ये। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप हमें दे सकते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।